इस वीडियो को पूरा देखने वालों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है एनटीपीसी में। तो स्वागत है आपका हमारे एनटीपीसी सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे पूरा फिजिक्स हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि पहले एनटीपीसी में पूछा जा चुका है या फिर इस बार पूछे जाने का सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर मोशन से। मोशन में जो पहला टॉपिक है वो है रेस्ट। तो जब कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो कहते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। मोशन क्या है? तो अगर बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। मोशन कितने तरह का होता है, एक एक करके समझते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। सर्कुलर मोशन, जबकि मोशन सर्कुलर पाथ में हो। पीरियोडिक मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जब कोई बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो बार बार, जैसे घड़ी का सुई हर 1 घंटे में एक रोटेशन पूरा करता है, तो वो हो गया पीरियोडिक मोशन। जैसे कि पेंडुलम भी है ना, 1 सेकेंड में एक बार झूल जाता है, तो सेम टाइम इंटरवल सेम डिस्टेंस ट्रैवल, इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। रोटेशनल मोशन कब होता है? जैसे कि पंखा क्या है? क्या वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है? नहीं, वो अपने एक्सिस पे रह के रोटेट कर रहा है, तो वो दिखता है सर्कुलर मोशन की तरह, पर एक्चुअली में हम उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे रोटेट करता हो, जैसे कि अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना। आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब कि इसमें डायरेक्शन का कोई भी वर्णन नहीं होता है। अगला है डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्टेंस की तरह ही होता है, बस फ़र्क ये है कि इसके पास जो होता है डायरेक्शन होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, एक और चीज़, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे कि कोई बॉडी ए से बी गया, बी से सी गया, है ना, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो डिस्टेंस किसको मानेंगे? ए से बी अगर x मीटर है और बी से ये इस पॉइंट से बी y मीटर है, तो डिस्टेंस होगा x + y। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचे सीधा ए से बी की तरफ, ये स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन, इस बात को आप याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हैज़ डायरेक्शन, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ जो कि स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? तो उसका सही जवाब है कि देखिए, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई बॉडी 1 इंच भी ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल किया तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे? अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से शुरू करे और चल के वापस पॉइंट ए पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। अब मोशन 2 तरीके का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म, अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। स्पीड क्या है? स्केलर है, इसमें भी डायरेक्शन नहीं होगा। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन होगा। इन दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से आता है? डिफरेंस से आता है। जैसे कि आप देखिए कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं है पर वेलोसिटी में डायरेक्शन है, यही चीज़ सब ये पेपर के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ऐसी बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में किसी बॉडी के वेलोसिटी में कितना चेंज आ जा रहा है, इसी बात को बताता है एक्सेलरेशन। तो v है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके टाइम से आप डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अच्छा, कभी कभी एनटीपीसी में डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड एक्सेलरेशन। तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना था, बॉडी का फाइनल वेलोसिटी कितना है। फाइनल में से इनिशियल को हटा दीजिए और कितना समय लगा बॉडी को वो वेलोसिटी एक्वायर करने में, उससे डिवाइड कर दीजिए, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, है ना। और स्टेटमेंट की तरह एकदम शॉर्ट में अगर जानना चाहते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अगला टॉपिक जो है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हर साल एनटीपीसी जब भी एग्जाम लेता है तो एक क्वेश्चन यहाँ से होता ज़रूर है।
आपको क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और साइन याद रखना है कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो शुरू करते हैं पहले फॉर्मूला से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। अगला इक्वेशन जो है s का मतलब डिस्टेंस कवर्ड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगेन u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम का स्क्वायर। अगला जो थर्ड इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन को आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे विथ साइन कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, क्योंकि ऑप्शन में आपको प्लस माइनस ऊपर नीचे करके देगा और आप कंफ्यूज होगे, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगला है जो है ग्राफ से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है ना, तो स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा, कर्व क्या बताएगा। तो अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन बताता है यूनिफॉर्म मोशन, कर्व बताता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बस इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है, जैसे कि ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, ये एक तरफ आप वेलोसिटी मान लो, एक तरफ टाइम मान लो, तो ये एक ग्राफ है। अगर इसका ये स्लोप है तो स्लोप क्या बताएगा, स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन, स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन। और स्लोप के नीचे जो एरिया कवर आएगा, ये जो एरिया आएगा ये बताता है अपने को डिस्प्लेसमेंट। तो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखेंगे, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मोशन इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, याद रखेंगे कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकता है। वेलोसिटी अगर देखो मोशन अगर सर्कुलर है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो जाएगा, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होता है। तो वेलोसिटी क्योंकि इस वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है जो कि पहले भी पूछा गया है कि इन अ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नहीं, गलत है, वेलोसिटी इज वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं हो सकता है। स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो दो तरीके का फोर्स लगता है उस पर। पहला सेंट्रीपिटल, आपको याद क्या रखना है कि सेंट्रीपिटल जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। बस ये दो लाइन आप याद रखें, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जैसे कि ये एक बॉडी है ना, तो जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अंदर की तरफ सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, v इज इक्वल टू 2πr/t। r क्या है, रेडियस है, टाइम t क्या है, टाइम है। हालांकि इससे क्वेश्चन पूछने का चांसेस थोड़ा कम है, एक बार इस इक्वेशन से बस एक बार क्वेश्चन आया है, पर फिर भी मेंशन करना जरूरी है। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो 2πr/t। 2πr क्या है, सिंपल डिस्टेंस है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो डिस्टेंस बाई टाइम को ही ये मैनिपुलेट करके ये फॉर्मूला बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो कि है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स करता क्या है, तो ये शेप को चेंज कर सकता है या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, वैसा फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट का जरूरत पड़े, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है याद रखना, फ्रिक्शन, मैकेनिकल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें कॉन्टैक्ट करने का जरूरत ना पड़े, इसका एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है। फोर्स देखिए चाहे जिस भी तरह का हो, नॉन कॉन्टैक्ट हो, कॉन्टैक्ट हो, फ्रिक्शन हो, मैग्नेटिक हो, कोई भी तरीके का फोर्स हो, ऐसा यूनिट न्यूटन रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स हम तब कहते हैं जब दो या दो से अधिक फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है जीरो आ जाए। जैसे कि एक बॉडी पे एक बच्चा लेफ्ट की तरफ से फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, एक बच्चा राइट से फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करके नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, तो उसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कब, जब नेट फोर्स जीरो ना हो, उसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अब इसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन देखने को मिलता है, अनबैलेंस में एक्सेलरेशन देखने मिलेगा, बैलेंस में कोई भी मोशन या कोई भी एक्सेलरेशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फोर्स जीरो हो गया ना, तो कहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं। अच्छा, इस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट कभी भी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। चलता हुआ चीज़ चलता रहेगा जब तक कि कोई उसको रोके ना, या रुका हुआ चीज़ रुका रहेगा जब तक कोई उसको फोर्स लगा के चलाए ना। इनर्शिया क्या है, तो किसी भी बॉडी का अपने रेस्ट को मेंटेन करने का जो टेंडेंसी होता है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है ना तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इसको कहते हैं इनर्शिया। अच्छा, मास अगर किसी बॉडी का बढ़ता है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। जैसे कार का इनर्शिया कम होगा कंपैरिजन विद ट्रक, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है।
सेकेंड लॉ क्या कहता है, अच्छा इसको लॉ ऑफ फोर्स कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी बॉडी के मोमेंटम का जो चेंज होने का रेट है वो उस पर लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे मोमेंटम में अब चेंज उतना ही ज़्यादा आएगा। फॉर्मूला इससे क्या निकल के आता है, F इज टू एम इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक और फार्मूला निकल के आता है P इज इक्वल टू एम बी, P क्या है मोमेंटम है, M क्या है मास और V क्या है वेलोसिटी। तो अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम निकालना हो तो आप बस उस बॉडी का मास और उस बॉडी का वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दे, मोमेंटम मिल जाएगा। अच्छा याद रखने का क्या बात है, मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो कि होता है kg मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, पूछा जा चुका है। फोर्स इज द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि फोर्स अगर निकालना हो तो आपको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम कर देना होगा कि मोमेंटम में कितना चेंज आया और कितने समय में आया। थर्ड लॉ किसको कहते हैं, तो ये सब हम सबको पता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको एक्शन रिएक्शन पेयर भी कहते हैं। इसके लिए दो बॉडी का होना जरूरी है, ये स्टेटमेंट पूछा गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखेंगे। इसके लिए दो बॉडी का होना जरूरी है और दोनों बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, तो मास मैटर का क्वांटिटी बताता है, वेट बताता है कि उस पर कितना, उसका मास कितना है और उस पर ग्रेविटी कितना लग रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वेट। अब मास का ऐसा यूनिट केजी, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन इससे बनता है और सब कोई गलत करके आता है। मास का ऐसा यूनिट केजी, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन, क्योंकि वेट एक्चुअली लग रहा फोर्स है किसी बॉडी पे। मास जो है वो स्केलर है, कांस्टेंट है, वेट जो है वेक्टर है और डिपेंड अपॉन ग्रेविटी है, यानी कि अर्थ पे किसी बॉडी का वेट अगर 60 किलो है तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 10 kg, क्योंकि मून का ग्रेविटी कम है 6 गुना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तो किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कभी भी बदलेगा नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा इससे एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला भी हम लोग देख लें। वो फार्मूला क्या है कि m1u1 प्लस m2u2, यानी दो बॉडी है, दोनों बॉडी का आप इनिशियल मोमेंटम जोड़ दिए, अब इक्वल करना है किसके, दोनों बॉडी के फाइनल मोमेंटम से। यानी कि अगर दो बॉडी का एक सिस्टम है तो उस सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा हमेशा। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे जो कि है वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क किसको कहते हैं, तो अगर कोई बॉडी पे फोर्स लगे, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे और वो उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो हम कहते हैं कि वो बॉडी पे वर्क किया गया है। फोर्स जो है वो लगना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। सिंपली अगर फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे तो बॉडी हो जाता है डिस्प्लेस, है ना, और फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस होता है। मतलब कि किसी बॉडी को आप ईस्ट की तरफ फोर्स लगाएंगे उस बॉडी पे तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट की तरफ होगा, काफ़ी कॉमन चीज़ है, इसी को कहते हैं वर्क। और इसका फॉर्मूला भी यही होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा क्या है, तो लग रहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। अच्छा फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास अपना डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, अपना डायरेक्शन है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है कॉस थीटा। इस फॉर्मूला से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्क जब थीटा 0 हो, निगेटिव वर्क जब थीटा 180 हो, है ना, जीरो वर्क जब थीटा 90 डिग्री हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीरो वर्क डन कब होता है। मान लें कि आप कोई मास को अपने सर पे लेके, है ना, और चल रहे हों तो वर्क 0 माना जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आप सामने की तरफ कर रहे हैं, है ना, और वो जो फोर्स है वो उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री, तो वर्क डन हो जाएगा 0। अगला टॉपिक जो है वो है, अच्छा इसका ऐसा यूनिट क्या है वर्क का, जूल है। जो एनर्जी का ऐसा यूनिट है वही वर्क का यूनिट है। क्यों, क्योंकि एनर्जी लगता है तो वर्क होता है, वर्क होता है तो एनर्जी स्टोर होता है, दोनों साथ साथ चलता है। तो जो ऐसा यूनिट एनर्जी का है वही ऐसा यूनिट वर्क डन का है, इस बात को याद रखेंगे। एनर्जी क्या है, तो वर्क करने का कैपेबिलिटी को कहते हैं एनर्जी। ऐसा यूनिट ऑब्वियसली जूल या किलोवाट या किलो कैलोरी। काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है ½ mv², v यहाँ पे वेलोसिटी है, m मास है। ऐसा यूनिट, इसका भी जूल, एनर्जी है तो जूल ही होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, किस हाइट पे बॉडी रखा गया वो हाइट। अच्छा इसका भी ऐसा यूनिट जूल होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी अगर किसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है तो वो चेंज कितना है यही बताएगा कि उस पर वर्क कितना किया गया है। क्योंकि दोनों एनर्जी है ना। देखिए अगर आप कोई किसी बॉडी पर वर्क कितना किया गया है ये पता करना है तो आप ये पता कर सकते हैं कि बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया है, क्योंकि उतना ही चेंज आया होगा जितना आप वर्क किए हैं।
तो इस वजह से ये बात कहा जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। पावर, पावर क्या है? तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई सब्सटेंस कितना वर्क कर सकता है, किस रेट पे 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, 1 घंटे में कितना वर्क कर सकता है, ये बात है पावर का। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन बाई टाइम। W क्या है? वर्क है। T क्या है? टाइम है। SI यूनिट वाट। वर्क का ऐसा यूनिट सिर्फ NTPC में नहीं और भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे पावर का ऐसा यूनिट वाट। 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट, है ना। इस कन्वर्जन को भी ध्यान में रखेंगे आप। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? तो 1 किलोवाट आवर kWh इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम बाय डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट पर पावर इन 1 आवर। मतलब कि अगर कोई डिवाइस है जिसका पावर है 1 किलोवाट, है ना, यानी 1000 वाट, और अगर आप उसको 1 घंटे तक चलाएंगे तो जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो होगा किसके बराबर? 1 किलोवाट आवर। और इसी को हम अपने डेली लाइफ में 1 यूनिट मानते हैं, जिसका रेंट हम लोग सब कोई भरते हैं। 8 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग प्राइस होता है। तो यही होता है 1 यूनिट। अच्छा, 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल। इस वैल्यू को भी आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। इफिशियंसी ऑफ अ मशीन, तो इफिशियंसी मशीन का कितना है? सिंपल बात है, आउटपुट एनर्जी वो कितना दे रहा है, कितना एनर्जी इनपुट ले रहा है, इनटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा कि कोई मशीन कितना एनर्जी खाया और कितना एनर्जी का वर्क किया। अच्छा, कुछ जरूरी, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, एनर्जी का जूल, पावर का वाट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मासेज। अगर कोई 2 मास है, दोनों के बीच ग्रेविटेशन लगेगा, ये यूनिवर्सल लॉ है। इट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आगे भी हम लोग पढ़ चुके थे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Fg(m1m2/r²। r क्या है? दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस। जी एक क्या है? जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.674 × 10⁻11। अच्छा, ये जो अब बोलने जा रहे हैं इस बात को ध्यान रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा हिटलिस्ट क्वेश्चन है जो कि किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट बताइए। वैल्यू तो पूछ ही सकता है, ऐसा यूनिट पूछ देगा, तो आप क्या कहेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन का काम क्या है? तो प्लैनेट्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे गिराता है, टाइड्स लाता है, ये सब इसका इफेक्ट है। फ्री फॉल क्या है? जब कोई किसी हाइट से गिर रहा कोई बॉडी पे सिर्फ ग्रेविटी लग रहा हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो हम कहते हैं कि बॉडी इज परफॉर्मिंग फ्री फॉल। अच्छा, जी क्या है? स्मॉल जी क्या है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स है, सही बात है। वो किसी बॉडी पे अगर लगेगा तो अभी हम पढ़े कि फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगता है तो बॉडी में क्या जनरेट होता है? एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, उसी एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी के द्वारा, है ना। और इसका वैल्यू है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, 9.8 अर्थ के लिए, मून के लिए इसे 6 गुना कम होगा। अच्छा, स्मॉल जी का वैल्यू तो Gm/r²। m है मास, जो भी प्लैनेट के लिए आप निकालना चाहते हैं, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r² यानी दोनों मासेस के बीच का जो रेडियस है वो डिस्टेंस का स्क्वायर है। इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बदल जाता है। v = u2u + at जहाँ था अब हो जाएगा gt s। अच्छा, ये गलत लिखी, ut नहीं होगा यहाँ पे, s + ut + हाफ at² था, अब यहाँ पे gt² हो जाएगा। पहले तो क्या था? v² = u² + 2as, अब यहाँ हो जाएगा 2gs। तो ये बस जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन था वहाँ वहाँ आप g रख देंगे, तो बन गया इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटी। जी ऑन मून, यानी ग्रेविटी ऑन मून जो है वो हाफ ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ है। ये बात हम लोग 2-3 बार समझ चुके हैं। तो अगर वेट जो है, अच्छा ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है कि अगर किसी बॉडी का मास अर्थ पे 60 है तो मून पे उसका 6 गुना कम होगा। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि वेट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है? तो फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस इज थ्रस्ट। अगर कोई फोर्स किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा हो तो उसको आप थ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर क्या है? तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि किसी सरफेस पे कितना थ्रस्ट लग रहा है और कितने एरिया में लग रहा है वो प्रेशर कहलाता है। इसका यूनिट होता है पास्कल।
ऐसा यूनिट। आगे बढ़ते हैं, बोयेंसी क्या है? तो बोयेंस हम सबको जानते हैं कि जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो पानी उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, और ये फोर्स कितना होता है? एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना पानी वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप कोई सब्सटेंस को पानी में फेंकते हैं और वो 1 किलो पानी हटाया, डिस्प्लेस किया, तो 1 किलो फोर्स पानी उसके ऊपर लगाएगा। इसी को कहते हैं बोयेंसी या बोयेंट फोर्स, और इसका डिस्कवरी किए थे आर्किमिडीज, है ना। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन इसी प्रिंसिपल की वजह से कोई भी बॉडी पानी में तैरता है, बोयेंट फोर्स कितना लगेगा? तो जितना वेट, बोयेंट फोर्स वेट के इक्वल या उससे ज़्यादा होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक बॉडी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका काम कहाँ कहाँ आता है? तो डिजाइनिंग शिप, हाइड्रोमीटर, इसका फॉर्मूला क्या है? रो, वॉल्यूम और ग्रेविटी। बी मतलब बोयेंट फोर्स, जी मतलब ग्रेविटी, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और रो का मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कि किस फ्लूइड में, वाटर में या किस फ्लूइड में आप बोयेंसी नाप रहे हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी डेंसिटी, जो कि हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलेटिव डेंसिटी इज़ यूनिटलेस, इसका कोई अपना यूनिट नहीं होता है। अगला चैप्टर है साउंड। तो साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ऑफ हियरिंग रिक्वायर मीडियम, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन दोनों ही प्रोड्यूस होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव में क्या क्या होता है? तो वेवलेंथ होता है, कंप्रेशन रेयरफ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस, यूनिट होता है इसका मीटर, फ्रीक्वेंसी होता है वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज, टाइम पीरियड टी, यानी एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना समय लगा, यही टाइम पीरियड होता है। एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मैकेनिकल मीन पॉइंट यानी कि मीन पॉइंट से कितना डिस्प्लेस वेव हो रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, यूनिट इसका मीटर होता है। वेव स्पीड वी, यानी कि वेव जो है साउंड का कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ये वी से रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यानी एफ इंटू लेमडा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव। आगे बढ़ते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड जो 20 हर्ट्ज से कम हो, जैसे कि वो साउंड जो एलिफेंट सुन सकता है, या अर्थक्वेक का जो साउंड होता है। ऑडिबल साउंड जो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच का होता है, जो ह्यूमन सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक साउंड जो ग्रेटर देन 20,000 हर्ज है, जो कि बैट सुन सकता है और सोनार यूज़ करता है इस फ्रीक्वेंसी के साउंड को। मीडियम और लाइट साउंड का स्पीड, तो अगर साउंड जो है एयर में ट्रैवल कर रहा है तो उसका स्पीड होगा 343 मीटर पर सेकेंड, वाटर में कर रहा है तो 1500 मीटर पर सेकेंड, आयरन में कर रहा है तो 5000 मीटर पर सेकेंड। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो लाइट के रिफ्लेक्शन की तरह ही इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका यूज़ कहाँ है? इको बनाने में, सोनार बनाने में, साउंड बोर्ड्स बनाने में। सोनार क्या है? सोनार का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको मिलाकर बनाया जाता है सोनार। ये शिप्स और सबमरीन वगैरह में यूज होता है। रिवर्बरेशन क्या है? तो प्रोलॉन्ग्ड परसिस्टेंस ऑफ साउंड, यानी कि साउंड आया और वो साउंड वहीं पे थोड़ा देर के लिए रह गया तो उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। ये म्यूजिक वगैरह में इसका काफ़ी यूज किया जाता है। ह्यूमन ईयर, तो ह्यूमन ईयर शुरुआत कहाँ से होता है? ईयर कैनाल से, फिर ईयर ड्रम से इनर ईयर, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व से जाता है हमारे ब्रेन के हिस्से में, जहाँ पे उस वाइब्रेशन को साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि 10th का पहला चैप्टर है लाइट। पहला टॉपिक है लाइट। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इसका पहला फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अच्छा, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब बोलते हैं? जब रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस से हो रहा हो। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, सेम साइज का बनाता है, और इसमें लैटरल इन्वर्जन होता है, यानी राइट का चीज़ लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट का राइट में दिखेगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज के। स्फेरिकल मिरर, पोल किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ द मिरर को पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ स्फीयर, जिसका पार्ट मिरर है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन जो पोल और कर्वेचर को जोड़ता हो उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, पैरेलल आता हुआ सारा रे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है उसको कहते हैं फोकस। फोकस इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर रेडियस इज
ट्वाइस ऑफ फोकस। इस बात को याद रखेंगे कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकस का दोगुना होता है। कॉन्केव मिरर कैसा कैसा इमेज बनाता है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज उसका फोकस पे बनता है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड कर्वेचर हो तो उसका इमेज फोकस कर्वेचर के बीच बनता है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर पे रखा हो तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा गया हो तो उसका इमेज बियॉन्ड कर्वेचर बनता है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया हो तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। अच्छा, ये सारा ही इमेज जो बना है अभी तक वो रियल और इन्वर्टेड होता है। सबसे पहला वाला जो बना वो हाईली डिमिनिश यानी बहुत छोटा, उसके बाद छोटा, फिर सेम साइज़ का बनता है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हो तो सेम साइज़ का इमेज बनता है, उसके बाद इमेज बड़ा बनने लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच रखा गया हो तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और ये भी बड़ा होता है साइज़ में। इस बात को आप याद रखेंगे। मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/फोकस इज इक्वल टू 1/इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यूज़ क्या है, कॉन्केव लेंस का यूज है, कॉन्केव मिरर का यूज है टॉर्च बनाने में, डेंटिस्ट का मिरर बनाने में, सोलर कंसंट्रेशन बनाने में। कॉन्वेक्स स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉन्वेक्स का काम क्या है, व्हीकल का रियर व्यू इमेज बनाने में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट के स्पीड में चेंज आता है। अब क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज किया है तो लाइट का रास्ता बेंड हो जाता है, यानी लाइट बेंड हो जाता है। इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इससे जुड़ा एक लॉ दिया गया है जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, जो कि कहता है कि साइन आई इज इक्वल बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कॉन्स्टेंट का नाम है म्यू। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई मीडियम लाइट को कितना बेंड कर सकता है। हर मीडियम लाइट को बेंड अलग अलग तरीके से करता है, यही बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी C/V। अच्छा, एक वैल्यू यहाँ दिया गया, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.4। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है, तो नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस है। इसका एक एक करके पार्ट और फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है और ये रिफ्रैक्शन कराता है। दूसरा है एक्वस ह्यूमर, ये फ्लूइड बिहाइंड द कॉर्निया होता है जो आई के शेप को मेंटेन करके रखता है। तीसरा पार्ट है आइरिस, जो कि प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या है, तो एक होल होता है आई में जहाँ से लाइट एंटर करता है, और ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट एंटर होगा, कितना लाइट एंटर नहीं होगा। लेंस क्या है, तो आता हुआ लाइट को रेटिना पे फोकस करता है। सिलेरी मसल क्या है, तो लेंस को पतला या मोटा करके फोकस बढ़ाता है या घटाता है, जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। रेटिना क्या है, रॉड्स और कोन्स का बना हुआ एक फिल्म है जिस पे लाइट आके फोकस होता है और फिर यहाँ पे इमेज बनता है। ऑप्टिक नर्व क्या है, तो जो इमेज रेटिना पे बना है उसके सिग्नल्स को कैच करके ब्रेन तक ले जाके इमेज का फॉर्मेशन कराना ब्रेन में, ये काम है ऑप्टिक नर्व का। नॉर्मल आई का जो फोकस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, नियर पॉइंट जिसको कहते हैं। इस वैल्यू को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आई में डिफेक्ट क्या क्या हो सकता है, मायोपिया हो सकता है ना, यानी इमेज रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, कॉन्केव लेंस लगा के। हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं, जब इमेज रेटिना के बाद बन रहा हो, इसको कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट करते हैं। प्रेस बायोपिया ये बूढ़े लोगों में होता है एजिंग की वजह से, जिनमें एकोमोडेशन का पावर खत्म हो जाता है, यानी लेंस के मोटा या पतला होने का पावर खत्म हो जाता है, और इसको करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस लगाया जाता है। इसका आधा भाग कॉन्केव होता है और आधा भाग कॉन्वेक्स होता है। प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म वो एक शीशा का बना हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लाइट को, वाइट लाइट को उसके कंस्टिट्यूटिंग सारे लाइट्स में, यानी 7 रंगों से वाइट लाइट मिलकर बना है, तो एक वाइट लाइट को 7 रंग में बिखेर दे, तोड़ दे, उसको कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन होता है जिसको हम सिग्मा से जानते हैं। अच्छा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होता है, तो ये एंगल होता है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का, यानी इंसिडेंट रे जो प्रिज्म में एंटर कर रहा हो, इमर्जेंट रे जो प्रिज्म से बाहर निकल रहा हो, इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखना है, प्रिज्म किसी भी लाइट को 2 बार बेंड करता है, यानी कि प्रिज्म में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। डिस्पर्सन, वाइट लाइट को उसके 7 कलर में स्प्लिट कर देना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पर्सन। ये कहाँ पाया जाता है, ये रेनबो में होता है, इसी की वजह से रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो में क्या क्या होता है, तो अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, रेनबो में कौन कौन सा फिनोमेना होता है, तो पहला डिस्पर्सन होता है, दूसरा रिफ्रैक्शन होता है, और तीसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस बात को आप खास करके याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार होता है वो हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है,
है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू इंटरेक्शन विथ स्मॉल पार्टिकल। जब लाइट आता है किसी स्मॉल पार्टिकल से टकराता है तो लाइट का पाथ मुड़ जाता है, इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी की वजह से आसमान जो है वो नीला दिखता है, या सनसेट या सनराइज हमको लाल दिखता है, रेड दिखता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, तो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल और सस्पेंशन में, है ना। जो अभी स्कैटरिंग ऑफ ऊपर लाइट पड़े ना आप, वही अगर किसी कोलाइडल या सस्पेंशन में हो जाए तो उसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अच्छा, लेंस का जो पावर होता है इसको पी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है डायोप्टर। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फार्मूला क्या है, Q/T। Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम। इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज। फार्मूला क्या है, तो वर्क डन बाई चार्ज, यानी जिस चार्ज को मूव किया गया, जितना वर्क डन लगाया गया, इन्हीं के रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा यूनिट वोल्टेज होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उस सर्किट में करंट उतना ही ज़्यादा होगा। फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट को अपोज करे किसी भी कंडक्टर में, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। अच्छा, इससे इस फॉर्मूला से हमको ये पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना लेंथ उतना रेजिस्टेंस, और वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, यानी वायर के मोटाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना मोटा वायर है ना उतना लेस रेसिस्टेंस। इस चीज़ से इतनी बार सवाल पूछा जा चुका है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर रो क्या है, तो कांस्टेंट है, पर इसका नाम है रेजिस्टिविटी, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप सबका सम कर दे, R1 + R2 + R3, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा अगर सीरीज में है तो। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, करंट जो है सर्किट में सेम है, पर वोल्टेज जो है वो बदल जाता है अगर सीरीज में से रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है। अगर रेजिस्टेंस को पैरेलली जोड़ दिया जाए तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, यानी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इज इक्वल टू 1/R टोटल, है ना। इसमें क्या है, वोल्टेज सेम रहता है पर करंट अलग अलग डिवाइड हो जाता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर वर्क करने का कैपेबिलिटी को पावर कहते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, तो वोल्टेज इंटू करंट पावर, या करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस पावर, या वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस, ये भी पावर। यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ये 3 फार्मूला है, इस तीनों को याद रखेंगे, तीनों में से एक आ सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको कहते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, है ना। इसको कहते हैं एनर्जी। 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। देखिए दोबारा आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे इस डेटा को, है ना। बढ़ते हैं अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जिसको B से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसा रीजन, वो जगह जहाँ मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है मैग्नेट के बाहर। ऐसा यूनिट इसका टेस्ला, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जहाँ पे डेंसर लाइन होता है, यानी जहाँ पे लाइन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, उसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर कहाँ होता है, तो साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अच्छा, कोई वायर में अगर करंट बह रहा है तो उस वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, सर्कुलर लूप में उस वायर के चारों तरफ, है ना। तो वही बात लिखा गया है, कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड वायर, इस यही मैग्नेटिक फील्ड होता है। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करने के लिए, जिसमें राइट हैंड का थंब करंट का डायरेक्शन बताता है। आप इसको वायर में रखें और जिधर भी करंट जा रहा है उधर थंब को रख दें और अपने फिंगर को गोल घुमाएं। अब जिधर फिंगर आपका गोल घुमा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिसको कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द वायर, यानी कि वायर में जितना ज़्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही लिखा गया है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर, यानी वायर से आप जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा ना, कमज़ोर हो जाएगा, पर हाँ करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, सोलेनॉइड का क्या होता है, तो सोलेनॉइड जो है वो किसी कॉइल की तरह होता है जिसमें इंसुलेटेड वायर का ढेर सारा टर्न्स होता है। अच्छा, ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है, इस बात को ध्यान रखें। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनॉइड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पररी होता है, कंट्रोल कर सकते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड, और ये सॉफ्ट आयरन से बनता है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो ये परमानेंट होता है ना।
इसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है और ये मैग्नेट होता है, इसका मटेरियल एक्चुअली में मैग्नेट होता है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, किसी करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा। इस बात को साबित करने के लिए या डायरेक्शन बताने के लिए फ्लेमिंग्स नाम के साइंटिस्ट एक रूल लाए हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, पहला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और सेकंड फिंगर करंट को। अच्छा, ये तीनों फिंगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको बस एग्जाम के व्यू से आपको बस इतना याद रखना है कि थंब फोर्स, पहला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा फिंगर करंट। यही आपसे ऑप्शन में आएगा, यही सवाल आएगा। अगर आप बना सके तो बहुत अच्छा बात है, याद रखेंगे तो ज़रूर बनेगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। इसमें आर्मेचर कॉइल लगा होता है जो कि करंट कैरी करंट करता है। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। स्प्लिट रिंग जिसको कम्यूटर भी कहते हैं, वो क्या करता है? करंट को रिवर्स करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्यूटर का काम क्या है? कम्यूटर का काम ये है कि कॉइल में बहने वाले करंट को हर कुछ समय पे 1 सेकेंड या आधा सेकेंड में वो रिवर्स करता रहता है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। ब्रश क्या करता है? तो कॉइल को पावर लाइन से कनेक्ट करता है, बैटरी से कनेक्ट करता है, बैटरी पावर प्रोवाइड कराता है। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के वजह से उसके बगल में रखा हुआ किसी वायर में करंट का पैदा हो जाना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका डिस्कवरी माइकल फैराडे किए थे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस पर अप्लाई होता है। थंब मोशन बताता है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताता है और सेकेंड फिंगर इंड्यूस्ड करंट बताता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। AC जनरेटर जो होता है वो AC करंट पैदा करता है और इसमें स्पिल रिंग होता है, जबकि DC जनरेटर जो होता है वो DC करंट प्रोड्यूस करता है और स्प्लिट रिंग इसमें पाया जाता है। अच्छा, DC करंट हालांकि बोलने का एक गलत तरीका है, क्योंकि DC का मतलब ही होता है डायरेक्ट करंट, उसके बाद करंट लगाना कोई वाजिब नहीं है, पर आदमी बोलचाल की भाषा में यही बोलता है AC करंट एंड DC करंट, जबकि AC और DC करंट इंक्लूड करके चलता है। AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, DC का मतलब डायरेक्ट करंट। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन। इंडिया में जो AC सप्लाई है ना, इलेक्ट्रिक का अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई है, उसका वैल्यू क्या है? तो 220 वोल्ट 50 हर्ज। न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0 होता है। फ्यूज जो जिस भी मेटल से बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और ये ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करता है। ये 10th का आखिरी चैप्टर है, एनर्जी। यहाँ पे आपका पूरा फिजिक्स खत्म होता है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आप इसको 1-2 बार 2x पे अगर देख लेंगे तो आपका फिजिक्स कोई दिक्कत नहीं आएगा एग्ज़ाम में, है ना। तो शुरू करते हैं अगला चैप्टर, एनर्जी। अच्छा, एनर्जी में बड़ा कम पढ़ना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा होता है? सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास और जियोथर्मल। नॉन रिन्यूएबल कौन कौन सा है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो रिन्यूएबल वो है जो आप दोबारा पैदा कर सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल को आप दोबारा नहीं कर सकते। यानी धरती के अंदर जितना कोयला है, अगर एक बार आप सारे कोयले को जला दिए तो दोबारा कोयला आपके नसीब में नहीं आने वाला है ना। पर विंड क्या है? विंड से आप एनर्जी कितना ही प्रोड्यूस कर लो, विंड कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं, इसलिए वो रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। फॉसिल फ्यूल कौन कौन सा है? कुछ एग्जांपल्स, तो कोल को फॉसिल फ्यूल कहते हैं, पेट्रोलियम, है ना, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, जिसकी वजह से हम CNG आजकल यूज़ कर रहे हैं, है ना। थर्मल पावर प्लांट स्टीम पे चलता है। हाइड्रो पावर प्लांट काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर पे चलता है। बायोमास काऊ डंग, कैटल के डंग पे, क्रॉप के वेस्ट पे चलता है। अच्छा, बायोगैस का फॉर्मूला मीथेन CH4, इस बात को याद रखेंगे। विंड एनर्जी क्या करता है? विंड से टरबाइन घुमाता है, टरबाइन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सोलर एनर्जी सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या करता है कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का फ्यूजन कराता है, यानी यूरेनियम और प्लूटोनियम का न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करके ढेर सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हम बहुत सारे एनर्जी का फुलफिलमेंट करते हैं। इसका एक ही नुकसान है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये ह्यूमन स्पेस के लिए एक श्राप से कम नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर कहीं पर रह गया तो वहाँ का पूरा नस्ल ख़राब हो जाता है आने वाला 20-50 साल तक, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में भी हो चुका है। जहाँ जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वहाँ वहाँ रेडियो एक्टिव वेस्ट और रेडियो एक्टिव पार्टिकल रहेगा, और वो आने वाले सिर्फ ह्यूमन नहीं, प्लांट, ह्यूमन, सारे एनिमल किंगडम को तबाह करता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा प्रोडक्टिव लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एग्ज़ाम के पहले बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी का एक लेक्चर आएगा, जिसको देखने के बाद NTPC में आने वाला एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इस बात का गारंटी है। धन्यवाद, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का
अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको लगता है कि वीडियो में कुछ रह गया या बाकी रह गया तो आप प्लीज़ कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।